नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द एंड क्लासेस में। वो क्लासेस जहाँ हम किसी भी मुश्किल से मुश्किल टॉपिकों का यूं चुटकियों में द एंड कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के 400 बेस्ट प्रश्नों की सीरीज ला रहे हैं, जिसमें हर एक पार्ट में आपके 50 बेस्ट प्रश्न रहेंगे जो कि आपके हिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम में पूछने हैं। तो आज हम पहले पार्ट की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न हमारे सामने है। बिना समय गवाए सीधे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, साथ ही में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसी वीडियो हमेशा मिलती रहे। पहला क्वेश्चन है हमारा, मेगास्थनीज जिसने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत की यात्रा की थी, उसने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। यानी हमारा सवाल ये पूछ रहा है कि मेगास्थनीज जो था उसने भारत की यात्रा की थी, आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसने भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो उसने इंडिया शब्द का प्रयोग किया है मेगास्थनीज ने। आपको बताओ कि सिंधु नदी से इंडिया बना है। इंडिया, हिंदू, हिंदुस्तान जैसे शब्दों की उत्पत्ति सिंधु नदी से हुई है। ग्रीक ग्रंथों में इसे इंडिया कहा गया है। अरब व ईरान स्रोतों में भारत की संपूर्ण भूमि के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है तथा यहाँ के निवासियों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय को पार करने के लिए प्राचीन काल में किन दर्रों का उपयोग होता था। आप जानते हैं कि पहले हिमालय के कारण हम लोग के भारत पे हमला नहीं होता था, क्योंकि हिमालय जो है सो दुश्मनों को आने नहीं देता था। तो हिमालय को पार करने के लिए प्राचीन काल में किन दर्रों का उपयोग होता था। तो आपको बताया कि भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र कभी अलग नहीं रहे। मानव सभ्यता के आरंभ से ही पहाड़ी, नदियों एवं क्षेत्रों होते हुए प्राकृतिक रूप से अथवा मानवीय प्रयासों से बने हुए मार्गों के माध्यम से इन क्षेत्रों से आदान प्रदान होता रहा है। तो प्राचीन काल में बोलन, गोमल और खैबर ये तीनों के तीनों दर्रा का उपयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वमान्य इतिहास का कालिक विभाजन है। ये आपको हमेशा इंटरव्यू में कहीं भी पूछता है। तो आपको बताओ कि कुछ इतिहासकार जो थे उन्होंने हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश काल में बांटा है शासकों के धर्म के आधार पर। लेकिन आप हमको बताइए कि अगर कोई शासक बौद्ध धर्म मानता तो वो किस काल में आएगा, हिंदू काल में आएगा कि मुस्लिम काल में आएगा कि ब्रिटिश काल में आएगा। यानी कि ये विभाजन क्या है, त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रारंभ से 6वीं शताब्दी तक का काल है वो प्राचीन काल कहलाता था। फिर 6वीं से 13वीं शताब्दी का काल को पूर्व मध्यकाल कहा गया है। और फिर आगे हम आए 13वीं से 18वीं शताब्दी, इसी को मध्यकाल कहा गया, याद रखिएगा। और 18वीं शताब्दी से वर्तमान को आधुनिक काल कहा गया। यानी कि यहाँ पर सारे के सारे विकल्प हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप की पठनीय प्राचीनतम लिपि कौन सी है। पठनीय मतलब कि जो सबसे पढ़ी जा सके वो लिपि, मतलब प्राचीन भी है और पढ़ी भी जा सके, ठीक है। तो पहली लिपि जो इसमें दिया है हड़प्पा लिपि, वो क्या है, 19वीं शताब्दी में हड़प्पा के पतन से 4th सेंचुरी BC तक किसी लिपि का प्रमाण उपलब्ध नहीं। देखिए हड़प्पाई लिपि तो थी लेकिन उसको पढ़ा ही नहीं जा चुका है। हमारा सवाल है कि पठनीय प्राचीनतम लिपि कौन सी है। दूसरा, क्यूनिफॉर्म लिपि का 3400 BC काल है मेसोपोटामिया का, ठीक है, ये सबसे प्राचीन हो गया। और हीरोग्लिफिक्स जो है ये मिस्र की लिपि थी और ये 3100 BC की है, यानी उसके बाद वाला, ठीक है। पर ब्राह्मी लिपि यानी कि 4th सेंचुरी AD का जो ब्राह्मी लिपि है वो 4th सेंचुरी BC का, तो ये एकमात्र पठनीय लिपि है। हड़प्पा लिपि सबसे प्राचीन होते हुए भी प्राचीन पठनीय इसलिए नहीं क्योंकि हड़प्पा लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर तब बदल सकते हैं जब आप में से ही कोई छात्र इतिहास के हड़प्पा लिपि को पढ़ ले, तो ब्राह्मी के बदला हड़प्पा आंसर दीजिएगा। अभी फिलहाल ब्राह्मी लिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। 18वीं 19वीं शताब्दी के लेखन में यूरोपीय विद्वानों का वर्चस्व रहा, जिन्हें लोकप्रिय अर्थों में प्राच्यवादी या भारतविद कहा गया, जबकि वे स्वयं को क्या कहलाना पसंद करते थे। तो ये जो ओरिएंटलिस्ट थे, प्राच्यवादी थे, इनमें से अधिकांश ईस्ट इंडिया कंपनी के और बाद में भारत ब्रिटिश सरकार के मुलाजिम थे। मतलब भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी उसके कामकाजी आदमी थे। इनका मुख्य कार्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अनुवाद करना था। इसी परिप्रेक्ष्य में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। तो ये अपने लोग को पुरातनिक मतलब पुरातनिक कहलाना पसंद करते थे। इसको पुरातनिक पढ़िए, पुरातनिक, ठीक है, पुरातनिक कहलाना पसंद करते थे, एंटीक्वेरियन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? तो आपको बताएं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी और आने वाले वर्षों में भारतीय अतीत के भौतिक अवशेषों को खोजने और उनके विश्लेषित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवादी इतिहासकार पहली बार कब सामने आई? तो राष्ट्रवादी इतिहासकार कौन थे जिन्होंने प्राचीन भारत के विषय में अपना अध्ययन प्रस्तुत किया? दरअसल विद्वानों की यह श्रेणी उभरते हुए राष्ट्रीय आंदोलन की उपज थी, अतः इन्हें राष्ट्रवादी इतिहासकारों की श्रेणी में रखा जाता है। इनका काल है 19वीं सदी के उत्तरार्ध यानी कि 1850 के बाद 20वीं सदी के पूर्वार्ध यानी कि 1900 से 1950 ईस्वी। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहासकार के कालिक विभाजन में हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश काल में विभाजन किनके द्वारा अपनाया गया था? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आपको बताएं कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में जो विभाजन किया था वो ब्रिटिश उपनिवेशवादी इतिहासकार ने भी किया था और राष्ट्रवादी इतिहासकार ने भी इसको माना। अब राष्ट्रवादी इतिहासकार इसको क्यों माने? राष्ट्रवादियों द्वारा इस विभाजन को अपनाने का उद्देश्य यह था कि हिंदू काल को गर्मामंडित करना, यानी कि तुर्क जब से आए, तुर्कों का आगमन जब से हुआ वो एक अभिशाप के रूप में देखना था। ठीक है, यानी कि उसको मुस्लिम जब से शासन हुआ तो उसको बेकार साबित करना था, तो इसलिए इन्होंने भी ये हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश काल वाला अपना लिया। मार्क्सवादी इतिहास लेखन का उदय कब हुआ था? तो आपको बताओ कि भारतीय इतिहास घटना केंद्रित होने के बजाय सामाजिक व आर्थिक संरचनाओं तथा प्रक्रियाओं की ओर मुड़ा। ठीक है, वर्ग विभाजन व कृषि संबंधों की चर्चा को स्थान मिला, साथ ही सदियों से दबे कुचले समुदाय को भी इतिहास ने अध्ययन के दायरे में लिया। तो मार्क्सवादी इतिहास लेखन का जो उदय हुआ वो 1950 के दशक में हुआ। भारत के प्रथम इतिहासकार कौन थे? ये हमारा सवाल है। तो आपको बताएं कि प्रथम इतिहासकार श्रेय प्राप्त है ये कल्हण साहब को। कल्हण को ही प्रथम भारत का इतिहासकार माना जाता है क्योंकि इनकी जो ग्रंथ है राजतरंगिणी वही पहले इतिहास के गुणों को समाहित करती थी, पहला ऐसा ग्रंथ था। ठीक है, कश्मीर के प्रसिद्ध ब्राह्मण परिवार में इनका 1148 में जन्म हुआ था, मतलब कि जन्म हुआ था और 1148 में इन्होंने अपनी राजतरंगिणी लिखी थी। राजाओं की नदी इसका शाब्दिक अर्थ है। 1150 में ये पूर्ण हुआ था, 2 साल में। इन्होंने राजतरंगिणी में लिखा है कि जो व्यक्ति अतीत की घटनाओं का वर्णन करता है उसे न्यायाधीश की भांति पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए, किंतु इस ग्रंथ में यथार्थ व प्रमाण के बीच भेद नहीं किया गया है। कभी कभी घटनाओं की व्याख्या में मतलब नियति को स्थान दे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगिणी का अर्थ व कल्हण के पिता के नाम वाला विकल्प है, यानी पूछ रहा है कि राजतरंगिणी का अर्थ क्या है और कल्हण के पिता का नाम क्या है। आपके सारे विकल्प आपके सामने हैं। तो आपको बताएं कि राजतरंगिणी का अर्थ होता है राजाओं की नदी और इसके पिता का नाम था चंपक। ठीक है, चंपक इनके पिता का नाम था। तो शुरू में ये राज परिवार के निकट थे इनके पिता, बाद में कल्हण का जन्म हुआ तब से ये राज कृपा से वंचित हो गए बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में कागज़ का आविष्कार कब हुआ? तो चीन में कागज़ का आविष्कार जो हुआ था वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, पर इसकी लोकप्रियता 4वीं शताब्दी में नई तकनीकों के विकास हो जाने के बाद बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रविड़ भाषाओं में तमिल प्राचीनतम साहित्य है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि द्रविड़ भाषाओं में सबसे प्राचीन कौन है? तमिल। और इसके बाद किसका स्थान आता है? तो आपको बताया इसके बाद जो है सो कन्नड़ का स्थान आता है। याद रखिएगा, तमिल के बाद कन्नड़, भाई साहब कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृत भाषा का प्राचीनतम व्याकरण है। तो प्राकृत भाषा का प्राचीनतम व्याकरण से पहले आपको बता दें, ये जो पहला विकल्प है महाभाष्य, यह 2nd सेंचुरी BC में पतंजलि की रचना है। ऋग्वेद जानते ही है। और अष्टाध्यायी 5th और 4th और 5th सेंचुरी BC का पाणिनि की रचना है। और प्राकृत भाषा का प्राचीनतम व्याकरण जो है वो प्राकृत प्रकाश है, जो कि वर रुचि द्वारा लिखा गया है। इसका काल पता नहीं है, नहीं चल सका है। क्लासिकल या शास्त्रीय संगीत की किस ग्रंथ को श्रेय दिया गया कि भाई ये क्लासिकल या शास्त्रीय संगीत में रचित है? तो वो ग्रंथ है आपका महाभाष्य। पतंजलि का जो महाभाष्य है
उसको क्लासिकल या शास्त्रीय संगीत की संज्ञा दी गई है। और आपको बताया 5 और 4 सेंचुरी बीसी में पन्निनी ने अपनी अष्टाध्यायी में संस्कृत भाषा को व्याकरण सूत्रों के माध्यम से एक सुनियोजित स्वरूप प्रदान किया, जिसे क्लासिकल या शास्त्रीय संगीत की संज्ञा दी गई। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 1500 से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक रचनाओं का 1000 से 600 बीसी का काल निर्धारण किस विद्वान ने किया है। आप हमेशा सुनते होंगे कि भाई ऋग्वेद का काल क्या है, 1500 से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक का 1000 से 600 बीसी। तो आपको हमारा सवाल है कि ये किसने ये निर्धारित किया था कि भाई इसका ये काल होगा और उसका ये काल होगा। तो आपको बताया ये निर्धारण का काम किया था आपके मैक्स मूलर साहब ने ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक रचनाओं का यह काल निर्धारण 19th सेंचुरी में किया था। प्राचीनतम उपलब्ध तमिल व्याकरण है, प्राचीनतम उपलब्ध तमिल व्याकरण कौन सा है। तो वो आपको उससे पहले बता दें कि शिलप्पाधिकारम जो है ये तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। तिरुकुर्राल जो है वो तमिल ग्रंथों में ये बाइबल कही जाती है, तमिल साहित्य का बाइबल। और तोलक्कापियम, ये तोलक्कापियम जो है ये प्रसिद्ध उपलब्ध तमिल व्याकरण है और इसका कुछ भाग प्रारंभिक शताब्दी में लिखा हुआ है। वेदांग साहित्य में निरुक्त जो होते हैं, वेदांग में पढ़ते हैं ना निरुक्त छंद ज्योतिष, तो निरुक्त की रचना काल कौन सा है। तो निरुक्त का जो रचना काल है वो 6 सेंचुरी बीसी है। और आप जान लीजिए कि वेदों के सही उच्चारण हेतु वेदांग की रचना हुई और शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष ये सब जो है सो वेदांग में आते हैं। वेदांग साहित्य का रचना काल आपका 600 से 200 बीसी है। ठीक है, क्या है इसका रचना काल, 600 से 200 बीसी ये है रचना काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण में इन क्षेत्रों का उल्लेख है। रामायण में किन किन क्षेत्रों का उल्लेख है। तो रामायण में आपको बताए कुरु, हस्तिनापुर, जन्मजेय और अयोध्या इन सारे के सारे क्षेत्रों का उल्लेख है। पर आपको बता दें कि रामायण में महाभारत युद्ध की कहीं चर्चा नहीं है, वही महाभारत में वाल्मीकि की रामायण की चर्चा है और उसमें वर्णित राम कथा वाले अंश को रामोपाख्यान की संज्ञा दी गई है। तो क्या था हमारा सवाल कि भाई रामायण में इन सारे क्षेत्रों का उल्लेख हुआ है पर रामायण में महाभारत का उल्लेख नहीं है, लेकिन महाभारत में वाल्मीकि की रामायण की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का रचना काल का क्या माना जाता है। तो पहले देख लीजिए, सबसे पहले 500 से 300 एडी है, तो ये आपका रामायण का रचना काल है। ठीक है, ये किसका काल है, रामायण का रचना काल। और एकदम आसान है रामायण का, 400 से 400 याद रखिए, 400 बीसी से 400 एडी ये महाभारत का रचना काल है। 2001 में हिल्टे बेटल ने महाभारत का काल अपने अध्ययन के आधार पर 200 बीसी से 100 एडी रखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपनी रचना में वर्णन किया है कि हुमायूं का किला उसी स्थान पर बनाया गया जहां कभी पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ अवस्थित थी। ये किसने वर्णित किया है। तो पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ, वहीं पर हुमायूं का किला। तो ये वर्णन किया आपके अबुल फजल साहब ने 16वीं शताब्दी में लिखी अपनी पुस्तक आईने अकबरी में लिखा है कि हुमायूं का किला उसी स्थान पर बनाया गया जहां कभी पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ अवस्थित थी। वास्तव में 19th सेंचुरी के अंत तक पुराने किले के भीतर इंद्रप्रस्थ नामक गाँव हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुराण में वर्णित है कि राजा निचक्षु के काल में गंगा में आई बाढ़ के कारण राजधानी को हस्तिनापुर से कौशाम्बी लाया गया। ये हमारा सवाल है। तो पहले राजा निचक्षु के बारे में जान लीजिए, वो क्या थे, परीक्षित के बाद 5वें राजा बने थे राजा निचक्षु। परीक्षित के बाद 5वें राजा अर्जुन का पौत्र, परीक्षित के बाद 5वां राजा हुआ अर्जुन, उसका जो पोता था वो युद्ध के बाद राजा मनोनीत हुआ। कौन, राजा निचक्षु। और हस्तिनापुर में हुए उत्खनन के आधार पर वहाँ पर गंगा में आई बाढ़ के प्रमाण मिले, जिसके बाद उसे कई शताब्दियों तक वीरान छोड़ दिया गया। लेकिन यह कहना कठिन है कि पुराणों में इसी बाढ़ की चर्चा है। तो ये जो है सो वायु पुराण में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत से जुड़े स्थलों के उत्खनन में किस संस्कृति के साक्ष्य मिले। ये हमेशा पूछता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो महाभारत से जुड़े हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र,
पानीपत, तिलपत, बागपत, मथुरा और बैरात जैसे स्थानों के उत्खनन से चित्रित धूसर मृदभांड यानी PGW संस्कृति के प्रमाण मिले हैं, जिसका काल 1000 BC तक माना जा सकता है। इस मृदभांड संस्कृति के अध्ययन से पता चलता है कि यह सभ्यता पशुपालन व कृषि पर आधारित थी। तो चित्रित धूसर मृदभांड इसका उत्तर हो जाएगा। प्राकृत भाषा में रामायण किसके द्वारा लिखी गई? तो सबसे पहला विकल्प की ओर आइए, कंबन। कंबन ने रामायण लिखा था 12वीं सदी में तमिल में, ठीक है। तुलसीदास रामचरित मानस लिखे थे अवधी में। विमल सूरी, ये प्रकृत में विमल सूरी ने पोम चरियु रामायण लिखा था। इसको रामायण का पोम चरियु लिखा था, इसका रामायण का जैन संस्करण भी कहा जाता है। पोम चरियु में वर्णित है कि रावण को लक्ष्मण ने मारा था, राम नहीं लक्ष्मण, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, उत्तर हो जाएगा विमल सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत किस पिटक में संघ के अनुशासन तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची दी गई है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि पिटक क्या है। 3 पिटक है, ठीक है। अनुशासन तोड़ने पर प्रायश्चितों की बात की गई। तो सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेशों की बात की गई है। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश। विनय पिटक में संघ व भिक्षु भिक्षुणी हेतु क्या नियम होंगे संघ में, इसके प्रतिमोक्ष से भी जुड़ा है, ठीक है। संघ में अनुशासन तोड़ने पर कौन से प्रायश्चित करने पड़ेंगे, ये सब विनय पिटक में रूल्स रेगुलेशन, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश और अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या की गई है। तो अनुशासन तोड़ने वाली बात वाला जो हो जाएगा, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास में उपलब्ध वैसी प्राचीनतम रचनाएं जिनको विशिष्ट रूप से स्त्री द्वारा संकलित किया गया है। तो आपको बताएं कि स्त्री द्वारा संकलित करने की बात कर रहा है, तो सबसे पहले थेर गाथा जान लीजिए। थेर गाथा क्या है? बौद्ध भिक्षुओं का गीत है, यानी बौद्ध पुरुष जो भिक्षु होते हैं उनका गीत। और थेरी गाथा जो है वो बौद्ध भिक्षुणियों का गीत है। इसको स्त्रियों द्वारा विशिष्ट रूप से संकलित किया गया है। आपको बताया सुत्त पिटक के 5 निकाय है। सुत्त पिटक क्या? बुद्ध के उपदेश, ठीक है। तो सुत्त पिटक के 5 निकाय है, दिग, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। और खुद्दक निकाय में क्या है? जातक कथा है, जिसका रचना काल है 300 BC से 200 AD। इसी खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है कौन? थेरी गाथा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली त्रिपिटकों को पहली बार कब लिपिबद्ध किया गया? पाली जो त्रिपिटक थे उनको पहली बार कब लिपिबद्ध किया गया? तो उनको लिपिबद्ध किया गया, आपको बताया 1st सेंचुरी BC में उनको लिपिबद्ध किया गया। श्रीलंका के शासक वटगामनी की देखरेख में पहली बार इसे लिपिबद्ध किया गया। जाहिर सी बात है तब तक इसमें काफ़ी सारा संशोधन हो चुका था। बुद्ध के उपदेशों से जुड़ी पुस्तकें हैं, तो आपको बताया कि बुद्ध के उपदेशों से जुड़ी पुस्तक नेत्तिगंध है, साथ ही साथ नेत्ति प्रकरण, दोनों के दोनों बुद्ध के उपदेशों से जुड़ी पुस्तक है। क्लासिकल या शास्त्रीय संगीत की संज्ञा दी गई है, तो ये हम आपको बता चुके हैं, महाभाष्य होगा आंसर। और फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा कि 30वां नंबर प्रश्न है। इनमें से कौन सा बौद्ध मत स्वीकारने वाली गैर भिक्षुणी महिला थी जिसने निर्वाण को प्राप्त किया था? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मतलब बौद्ध मत स्वीकारने वाली गैर भिक्षुणी, मतलब भिक्षु नहीं थी महिला और उसने निर्वाण को भी प्राप्त कर लिया था, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें उब्बिरी। उब्बिरी वो महिला थी, ये श्रावस्ती की एक उपासिका थी। उसके जीवन में महापरिवर्तन तब आया जब उसके द्वारा अपनी जीवा नामक बेटी की मृत्यु पर विलाप करने के दौरान उसको बुद्ध के दर्शन, यानी उसकी बेटी जीवा मर गई तो बहुत रो रही थी, तो बुद्ध के दर्शन हुए। तब से वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर ली और उसने निर्वाण को भी प्राप्त किया था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभिक जैन ग्रंथ किस भाषा में उपलब्ध है? प्रारंभिक जैन ग्रंथ जो है वो किस भाषा में उपलब्ध है? आपके विकल्प है पाली, प्राकृत, अर्धमागधी और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताया प्राचीन जैन ग्रंथ जो है वो अर्धमागधी भाषा में उपलब्ध है। अर्धमागधी भाषा में जैन धर्म 3री शताब्दी में 2 शाखा में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। अर्धमागधी क्या है? प्राकृत भाषा की एक पूर्वी शाखा है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वीं शताब्दी में रचित त्रिपष्ठी लक्षण महापुराण में जैन संतों, राजाओं और नायकों की कथाएं है। तो इसी त्रिपष्ठी लक्षण महापुराण के रचयिता कौन है, ये हमारा सवाल है। तो आपको बताएं कि इसमें इस रचना में जीवन चक्र से जुड़े कर्मकांडों, स्वप्नों की व्याख्या, नगर योजना, योद्धा और राजा के लिए उपेक्षित आचार जैसे विषयों के लिए पृथक अध्याय समर्पित है। इसके रचनाकार है आपके जिनसेन और गुणभद्र। जिनसेन और गुणभद्र दोनों ने मिलकर इसकी रचना की है। संगम साहित्यों में किन काव्यों का मूल विषय प्रेम है? संगम साहित्य तो आप जानते हैं दक्षिण भारत की। तो संगम साहित्य के काव्य को दो श्रेणी में बांटा गया, अकम और पूरम। अकम का मूल विषय प्रेम है, वही पूरम का युद्ध है। ठीक है, अकम का प्रेम और पूरम का युद्ध, यानी कि ए का प्रेम एपी और पूरम का है युद्ध APPY, ये याद रखिएगा APPY। इनमें से किन विद्वान ने पूरम काव्यों को, यानी कि जो युद्ध वाले काव्य थे, उसको जन काव्य की संज्ञा दी है? तो वो आपका उत्तर हो जाएगा AK रामानुजम। 1999 ईस्वी में पूरम काव्यों का जन काव्य की संज्ञा दी। प्रेम प्रसंगों से हटकर कई विषयों पर ये लिखे गए हैं, जैसे कि नैतिक शास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र, सभी विषयों पर। दरअसल इन काव्यों को उन लोकगीत तथा गाथाओं की तर्ज पर लिखा गया जिनका मौखिक श्रुति के रूप में अनिश्चित काल से प्रचलन रहा था। अब गलत मिलान का आपको चयन करना है। एत्तु कोकई, ये पदों का 8 संग्रह है। ठीक है, बिल्कुल सही। अब है पत्तु पाटु, ये पदों का 10 संग्रह, ये भी सही है। तोलक्कापियम तमिल व्याकरण हमने अभी बताया था। पेरिय पुराणम, ये वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ है, ये बिल्कुल गलत है भाई साहब। 12वीं सदी में शैव तमिल संतों की रचनाओं पर एक संग्रह लिखा गया, पेरिय पुराणम। इसी श्रेणी के साहित्य में पूर्व मध्य युगीन दक्षिण भारत का सामाजिक इतिहास प्रतिबिंबित होता है। तो डी विकल्प हो जाएगा आपका सही उत्तर। पेरिय पुराणम किससे जुड़ा है? शैव तमिल संतों से। सिलप्पाधिकारम का शाब्दिक अर्थ है, बड़ा सुने सिलप्पाधिकारम और मणि मेखले। तो सिलप्पाधिकारम एक तमिल महाकाव्य है। इसकी रचना इलेंगो वटिकल, इसको अलिंगो अडिगल भी लिखते हैं या इलेनको वतिकल भी लिखते हैं। इसको सन्यासी राजकुमार भी कहा जाता है। उसी के द्वारा ये तमिल महाकाव्य सिलप्पाधिकारम की रचना की गई थी। इसमें 30 सर्ग है और 3 खंडों में यह लिपिबद्ध है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? पाइलों का गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भास के प्रसिद्ध नाटकों में शामिल है, बहुत पूछता है, हमेशा याद रखिएगा। भास के प्रसिद्ध नाटकों में शामिल है स्वप्न, वासवदत्ता, बालचरित, दूत काव्य और पंचरात्र। ये सारे के सारे भास के नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपलब्ध प्राचीनतम जीवन चरित्र है। भारत में सबसे पहले जीवन चरित्र की कौन से जीवन चरित्र की रचना हुई? तो आपको बताएं कि बाणभट्ट का हर्षचरित भारत में उपलब्ध प्राचीनतम जीवन चरित्र है। बाणभट्ट ने अपने संरक्षक सम्राट की ओजस्वी जीवन गाथा के साथ साथ अन्य विषयों पर भी लिखा है। उसने लिखा है कि भाई उसकी माँ राजदेवी का देहांत काफ़ी पहले हो गया, 14 वर्ष में पिता भी मर गए। उसने भृगु नामक एक योग्य गुरु के सानिध्य में शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। बाण के अनुसार एक बार उन्हें हर्ष के दरबार में उपस्थित होने का निमंत्रण पत्र मिला। शुरुआत में उसे बहुत तिरस्कार हुआ, क्योंकि शुरू में वो हर्ष को प्रभावित नहीं कर पाया था, लेकिन बाद में वो एक विद्वान, मतलब अच्छा खासा कवि था। बाद में हर्ष उनसे बहुत प्रभावित हुए थे, पर फर्स्ट इम्प्रेशन उसका बेहतर नहीं रहा था। तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा हर्षचरित। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना में संस्कृत व प्राकृत दोनों का प्रयोग है? तो आपको बताएं, पृथ्वीराज रासो, ये लिखा गया था ब्रज भाषा में चंद्रबरदाई द्वारा। उसके बाद है रामचरित, ये संस्कृत में संध्याकर नदी द्वारा लिखा गया था। 11वीं 12वीं शताब्दी में किस में लिखा गया था? संस्कृत में, ठीक। और पृथ्वीराज रासो ब्रज भाषा में लिखा गया था। वही कुमारपाल चरित जो है 12वीं सदी में हेमचंद्र द्वारा लिखा गया। ये संस्कृत व प्राकृत दोनों भाषाओं का प्रयोग हुआ है। कुमारपाल चरित में संस्कृत भी और प्राकृत भी। इनमें से किस विद्वान का कथन है कि मैं जीवित मनुष्यों के हृदय से निकलने वाले ज्ञान को मृत भेड़ों के खाल पर हस्तांतरित नहीं करना चाहता? यानी कि पहले क्या था, कागज़ तो था नहीं, तो
हम जो कुछ हृदय से लिखते हैं वो मृत भेड़ों की खाल पर नहीं लिखना चाहते हैं। तो ये विचार थे प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान सुकरात साहब के। सुकरात के यह पूछे जाने पर कि उन्होंने पुस्तकों की रचना क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा, हिंदुओं की लेखन कला पर अल-बिरूनी की यह टिप्पणी है। मतलब ये सुकरात यही बात बोले थे कि मैं जीवित मनुष्यों के हृदय निकालने वाले ज्ञान को मृत भेड़ों की खाल पर हस्तांतरित नहीं कर सकता। तो ये अल-बिरूनी ने वर्णन किया है सुकरात के बारे में। और 11वीं सदी में अल-बिरूनी की रचना क्या थी? तहकीक हिंद। हिंदू दक्षिण में नारियल या खजूर के पत्ते यानी तारपत्र पे लिखते हैं, ऐसा अल-बिरूनी ने लिखा है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस रचना में भारत के व्यापार की यत्र तत्र चर्चा, यानी भारत में व्यापार की बार बार चर्चा है? तो सबसे पहले हम देखते हैं चचनामा। चचनामा का लेखक अज्ञात है और 7वीं सदी के मध्य में चच नामक ब्राह्मण ने सिंध राजगद्दी पर कब्जा किया, ये बात वर्णित है। शाहनामा क्या है? शाहनामा जो है सो ये फिरदौसी द्वारा रचित है। शाहनामा है ये फिरदौसी द्वारा रचित है। और गुलिस्तान जो है वो सुविख्यात कवि सादी की रचना है। गुलिस्तान क्या है? सादी की रचना। तो यही वो ग्रंथ है गुलिस्तान सादी की रचना। इसमें भारत के व्यापार की यत्र तत्र चर्चा है। सी उसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल-बिरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तकों की कुल संख्या है। तो अल-बिरूनी ये अबू रेहान ख्वारिज्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। उसने 180 पुस्तकों की रचना की, जिसमें अभी केवल 40 उपलब्ध है। तो अल-बिरूनी ने कितने पुस्तकों की रचना की थी? 180, जिसमें कुल 40 अभी अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विधि तिथि निर्धारण हेतु इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको बताया सबसे पहले कार्बन 14 विधि जो है वो क्या है? लकड़ी, हड्डी, चारकोल आदि के द्वारा कार्बनिक सामग्री के द्वारा उसका डेट देखा जाता है। फिर उष्मा दीप्त विधि है, ठीक है। फिर पोटेशियम आर्गन विधि है, ज्वालामुखी चट्टानों का इसमें ये डेट पता किया जाता है। यूरेनियम श्रृंखला विधि है। ये सारी की सारी विधियाँ तिथि निर्धारण हेतु इस्तेमाल की जाती है। कार्बन 14 के बारे में तो आप जानते हैं कि कार्बन 12 और 14 की मात्रा देखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बौद्ध मत स्वीकारने वाली गैर भिक्षुणी महिला थी जिसने निर्वाण प्राप्त किया था? तो उबरी के बारे में आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किस रचना में हुआ है? तो अष्टाध्यायी वो ग्रंथ है जिसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस राजवंशियों ने द्विभाषीय अभिलेख जारी किए थे? यानी द्विभाषा में अभिलेख जारी किए थे। तो आपको बताएं कि इसमें से सबसे पहले हम पल्लव की ओर जाएंगे। पल्लव क्या थे? 7th सेंचुरी एडी के बाद तमिल संस्कृत भाषाओं में पल्लवों के द्वारा द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त होने लगे, ठीक है। 7th सेंचुरी एडी के बाद तमिल संस्कृत भाषाओं में, तमिल और संस्कृत दोनों में द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त होने लगे पल्लव का। फिर चोल और पांड्य राजाओं ने भी तमिल व संस्कृत भाषा में द्विभाषीय अभिलेख किस में करते थे? तमिल संस्कृत में। किस में? तमिल में और संस्कृत में, इस दोनों भाषा में ये अभिलेख जारी करते थे। तो पल्लव, चोल, पांड्य तीनों का तीनों यानी कि सारे के सारे सही जवाब हो जाएंगे, डी ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली से चौथी शताब्दी तक प्राप्त अभिलेखों में सामान्यतः किन भाषाओं की प्राप्ति हुई? यानी कि 1st से 4th सेंचुरी एडी तक जितने इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुई है उनमें से किस भाषा में ये अभिलेख लिखे गए थे, ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो आपको बताया कि अशोक के अभिलेख सहित प्राचीनतम ब्राह्मी अभिलेखों की भाषा प्राकृत है, जिसे मध्य इंडो आर्य भाषा भी कहा जाता है। पहली से चौथी शताब्दियों के बीच अधिकांश अभिलेखों की भाषा संस्कृत व प्राकृत का मिश्रण है। प्रायः 3री शताब्दी के पश्चात उत्तर भारत के अभिलेखों के संदर्भ में संस्कृत ने प्राकृत का पूरी तरह से स्थान ले लिया। तो पहली से चौथी शताब्दी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर प्राकृत संस्कृत दोनों के दोनों सही जवाब हो जाएंगे, यानी कि सी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख के शहबाजगढ़ी व मानसेहरा संस्करण किस लिपि में निर्गत किए गए थे? यानी शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की बात कर रहा है, तो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा संस्करण खरोष्ठी लिपि में निर्गत किए गए थे। कालांतर में खरोष्ठी लिपि का उपयोग उत्तर भारत में इंडो ग्रीक, इंडो पर्थियन और कुषाण शासकों के काल में भी देखा जा सकता है। उत्तर हमारा खरोष्ठी लिपि। बाह्मी लिपि जान लीजिए, बाएं से दाएं खरोष्ठी, दाएं से बाएं, याद रखिए।
प्राचीनतम ब्राह्मी लिपि को पूर्ण रूप से पढ़ने का काम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में किया था। जान लीजिए, ब्राह्मी लिपि को पूर्ण रूप से पढ़ने का कार्य जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में किया था। पर प्रियदर्शी कौन है, उसमें उस अभिलेख में प्रियदर्शी की चर्चा हुई थी, ठीक है। तो वो प्रियदर्शी या प्रियमदर्शी कौन है, इस रहस्य को किसने सुलझाया, ये हमारा सवाल है। तो इस रहस्य को सुलझाया था आपका जॉर्ज टर्नओवर ने। यह श्रीलंका सिविल सर्विस में अधिकारी थे, सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने पाली भाषा में लिखे ग्रंथ दीपवंश के आधार पर सम्राट अशोक के नाम को प्रियदर्शी माना था। तो जॉर्ज टर्नओवर वो इंसान थे जिसने कि प्रियदर्शी को अशोक से तुलना की थी। और प्राचीनतम ब्राह्मी लिपि को पूर्ण रूप से पढ़ने का काम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरोष्ठी लिपि को पढ़े जाने में किन विद्वानों का योगदान था। तो आपको बताया कि खरोष्ठी लिपि को पढ़ा जाना अपेक्षाकृत आसान था, क्योंकि इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा ग्रीक और ख्रिस्टी द्विलिपिक सिक्के निर्गत हुए थे। तो इसको पढ़े जाने में जो योगदान था प्रिंसेप का था। ये आप जानते हैं, क्रिश्चियन लॉसन का, चार्ल्स मेसन का, नेरिस का, सभी के सभी विद्वानों का था। तो 50 का आंसर हो जाएगा ई, ऑल। तो चलिए, आज का ये हमारा क्लास समाप्त होता है। हमारे चैनल पे जो पहली बार आए थे, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, साथ ही में बेल आइकन दबा दे। हम इसको 400 पूरे समाप्त करने वाले 50 है, 350 क्वेश्चन बचे हुए, इसको हम पूरा ओवर करेंगे। बाकी अन्य मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या मिडएवल इंडियन हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास पे आप MCQ देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाए, बहुत ही शानदार MCQ मिलेंगे। खूब लाभ उठाइए और अपने एग्जाम में निश्चित ही सफलता पाइए। घरों में रहिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। धन्यवाद।